हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सी टैट अकेडमी में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने हिस्ट्री का जो है ब्रिटिश जो जितनी नीतियाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप ब्रिटिश आज भू राजस्व नीति जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप नोट्स बनाते रहिए और नोट्स के साथ आप याद करते रहिए। दोस्तों, अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भू राजस्व नीति। दोस्तों, इसमें पहला पृष्ठभूमि होता है, दूसरा विभिन्न नीतियाँ, जो कि पहला अस्थाई बंदोबस्त जो कि 19% क्षेत्र, दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि 51% क्षेत्र, और महालावड़ी बंदोबस्त जो कि 30% क्षेत्र। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त जो कि जमींदारी व्यवस्था है, वो पृष्ठभूमि क्या है और उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है, परिणाम, मूल्यांकन। ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार जो कि जमींदारों से लगान संबंधी समझौता, जमींदारी व्यवस्था और परिणाम में मूल्यांकन जो करते हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा ब्रिटिश सरकार जो कि किसानों से रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाती थी और ब्रिटिश सरकार गांवों से महलवाड़ी व्यवस्था चलाती थी। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें देखिए ब्रिटिश सरकार जो कि भू स्वामी बना दिया गया। ठीक है। जमींदार मध्यस्थ और किसान जो कि नीचे। तो उद्देश्य में अधिकतम भू राजस्व की राशि अस्थायी रूप से मिले, एक समर्थक वर्ग का निर्माण हो और प्रशासनिक कठिनाइयों से बच सके। इसके लिए जमींदारों को बीच में लाया गया। तो कृषि का विकास करना, तो दोस्तों ये जमींदारों का काम था। कृषि का विकास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व मिल सकेगा। तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन के पूर्व जो कि भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा था। यदि भू राजस्व 50% था तो 100 केजी उत्पादन का राज्य 50 केजी, किसान 50 केजी। ठीक है, ये ध्यान रखें। 50 केजी जो उत्पादन है तो राज्य 25 केजी और किसान 25 केजी। ठीक। 20 में 10-10। ठीक है। और 10 का जो है 5 गुणे और 5 + 5। ठीक है। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो था भू राजस्व भूमि का किराया हो गया अस्थायी। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर उत्पादन न होने पर अगले वर्षों के क्रम में पूर्ति की जाती थी। भू स्वामित्व स्पष्ट नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, पहली बार भू स्वामित्व स्पष्ट जमींदारी भू स्वामी है, किसानों का शोषण। और देखिए पृष्ठभूमि, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। वस्तुतः सैनिक सामान की खरीद, अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि के लिए अंग्रेजों को धन की आवश्यकता थी। धन प्राप्ति के लिए भारत में आय का सर्व प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। अतः अंग्रेजों ने भू राजस्व प्रबंध की विभिन्न नीतियों को लागू किया। ऊपरी स्तर पर इन नीतियों में चाहे जो अंतर दिखाई पड़े, किंतु इन सभी नीतियों को एक ही लक्ष्य था, अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना। इन भिन्न भिन्न नीतियों के बनाए जाने के कारण ब्रिटिश आवश्यकताएं, यूरोप में प्रचलित विचारधारा एवं स्थानीय परिस्थितियां थी। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में सर्वप्रथम सुझाव जो कि फ्रांसिस ने दिया था और फिर कार्नवालिस के समय 1790 ईस्वी में इस पद्धति को लाया गया, जिसे 1793 ईस्वी में अस्थायी रूप से लागू किया गया। इस तरह अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई 1793 ईस्वी में मानी जाती है। तो कार्नवालिस जो कि अस्थाई बंदोबस्त लागू करने में ब्रिटिश अधिकारियों के जाने शोर का सहयोग मिला। अब अस्थाई बंदोबस्त के उद्देश्य जो थे, अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य भू राजस्व की अधिकतम राशि अस्थायी रूप से प्राप्त करना था। अब भारत में ऐसे समर्थक वर्ग का निर्माण करना जिसके हित में ब्रिटिश सरकार से जुड़े और वह शासन सत्ता ब्रिटिश सरकार के सहयोगी बने।
अब प्रशासनिक कठिनाइयों से बचते हुए अपने आर्थिक हितों को पूरा करना, ठीक है। कृषि का विकास करना जो कि विशेषताएं थी, और विशेषताएं इसमें अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भू राजस्व माना गया, और ब्रिटिश सरकार में जमींदारों से लगान वसूली संबंधी समझौता किया गया। जमींदार मध्यस्थ वर्ग के को भू स्वामी बनाकर जमीन एवं सरकार से हिस्सा निर्धारित किया गया, जिसे भू राजस्व का 10 या 11वां भाग सरकार को और 1/11वां भाग जमींदार को मिलता था, जो कि भूमि की खरीद बिक्री के योग्य बना दिया गया, और भूमि पर किसानों को परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया। अब चारागाह बन गया, तालाब नदी जैसे सार्वजनिक भूमि भी जमींदार के अधिकार में चली गई। भू राजस्व की राशि 1790 से 91 में वसूली गई। अधिकतम राशि अर्थात 2,68,00,000 रुपये को आधार बनाते हुए निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का किराया था। इस व्यवस्था के तहत 1794 में एक सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसके तहत कहा गया कि एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक यदि सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों विरुद्ध कार्रवाई कर उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में लागू था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में शामिल था। परिणाम था और सकारात्मक, जो कि सभी बंदोबस्त में ब्रिटिश को नियमित आय होने लगी। अब बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर भी सरकार को आय पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भू राजस्व भूमि का किराया था। एक समर्थक जमींदारी वर्ग अस्तित्व में आया, जो कि शासन सत्ता में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी रहा। बार बार लगान निर्धारित होने पर होने वाली प्रशासनिक कठिनाई को ब्रिटिश बच सकें। भारतीय दृष्टि से इस आधार पर सकारात्मक माना जाता है कि जमींदारों की भूमि पर अधिकार होने से उनकी सामाजिक आर्थिक दशा और मजबूत हुई, इसी से आगे चलकर एक नवीन मध्यवर्ग विकास हुआ, जिसने भारतीयों के ऊपर हो रहे शोषण के स्वरूप को उजागर किया। नकारात्मक प्रभाव, जो कि भारतीय कृषि एवं किसानों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः इस व्यवस्था से किसानों पर अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि इसमें किसानों ने हितों की सुरक्षा की कोई बात शामिल नहीं थी, बल्कि उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। इस व्यवस्था में उपज के 3 भागीदार थे: सरकार, जमींदार एवं कृषक। इसमें ब्रिटिश सरकार एवं जमींदार की आय निश्चित थी, जबकि किसान अनिश्चित स्थिति में था और जमींदारों की इच्छा पर निर्भर था। अस्थायी बंदोबस्त में अनुपस्थित जो है जमींदारी प्रथा का विकास हुआ, प्रस्तुतः जो कि वस्तुतः अत्यधिक लगान के कारण जमींदारों की जमींदारी नीलाम हुई और उसे दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यापारियों एवं साहूकारों ने खरीदा और अपने एजेंट के माध्यम से संबंधित क्षेत्र की राजस्व वसूली की। इस तरह बिचौलियों की श्रृंखला बढ़ी, इससे किसानों का शोषण बढ़ा, कृषि विकास नहीं हो पाया क्योंकि अत्यधिक लगान राशि के कारण किसानों के पास कृषि के विकास के लिए पूंजी नहीं थी और बिचौलियों जमींदारों कृषि के विकास में रुचि नहीं थी। ब्रिटिश ने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आय निश्चित एवं अस्थायी हो जाने के कारण उनकी बढ़ती आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी। अतः उन्हें अन्य भू राजस्व पद्धतियों को अपनाना पड़ा। तो साथ ही जमींदारों के अत्यधिक शोषण किसान विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। इस दृष्टि से अस्थायी बंदोबस्त को बुद्धिमत्तापूर्वक कदम नहीं माना जा सकता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सभी अस्थायी बंदोबस्त से कृषि आधारित भारतीय व्यवस्था को गहरी चोट पहुंची। इससे किसानों को निर्धनीकरण हुआ और अकाल की बारंबारता बढ़ी। इस दृष्टि से भारतीयों को नकारात्मक रही
अस्थायी बंदोबस्त लागू करने में ब्रिटिश को इस आधार पर साहसी माना जा सकता है क्योंकि उन्हें पहली बार कृषक संबंधों में व्यापक परिवर्तन लाते हुए भूस्वामित्व को स्पष्ट पहचान करते हुए बिचौलियों जमींदार वर्ग भूमि का स्वामी बना दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त एक साहसी बुद्धिमत्तापूर्वक कदम था, समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम कल इसका विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे और आपको नोट्स बनवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो वीडियो में न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।